डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि इस समय हम लोग 2019 बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं और अब हम लोग 2020 में आए हुए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें आज हमारा सेट नंबर 1 सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। देखिए, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें हमने भौतिक विज्ञान लगभग खत्म कर दिया है, 2 सवाल बचे हैं। इसको मैं बीच में ही लेके आया हूं, इसीलिए आज केमिस्ट्री के सवाल से शुरुआत हो रही है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, आप बताएंगे। कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम आप बताएंगे जरा। तो क्या होगा, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखिए। एथिल अल्कोहल, एथिल का मतलब C2H5 और इसका मतलब OH। आपको संरचना बनानी पड़ेगी ना। संरचना आप बनाएंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। गिनती हमेशा किनारा कार्बन से होती है, तो जो OH के पास है ये किनारा कार्बन है कि नहीं है, क्योंकि इसके एक ही तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये किनारा कार्बन है। तो गिनती आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 1 और 2। 1 नंबर पे OH जुड़ा है, वो तुम्हारा सफिक्स सेकंड है। क्या होगा, रूट वर्ड से शुरू करेंगे, इसका नाम होगा एथ, सभी सिंगल बॉन्ड एन और OH का नाम लिख देंगे ऑल, तो इसका नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है जी, एथेनॉल। देखिएगा, एथेनॉल है, नॉल, ठीक है, नल नहीं। ये CHO होता है, CH3 CHO होता है, ये CH3 CHO। और ये जो प्रोपेनॉल है CH3 CH2 फिर CH2 और फिर OH होता है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, मेथेनॉल का क्या होता है, HCHO होता है। चारों मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब आप अपना आराम से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि भैया क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है। क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो आप बता दीजिए क्षारीय विलयन का pH मान बताइए। आपने देखा होगा जो 7 है वो उदासीन को प्रकट करता है, जो 7 से कम है वो अम्लीय को प्रकट करता है। किसको, अम्लीय को प्रकट करता है। और जो 7 से ज़्यादा है वही प्रकट करता है क्षारीय को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखिएगा आप लोग, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी के बारे में आप जानते होंगे कि इसे कहा जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में सिल्वर के लवणों का यूज होता है। किसके लवण का यूज होता है जी, सिल्वर लवण का यूज होता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, फोटोग्राफी में सिल्वर लवण का यूज किया जाता है। तो कौन सा है इसमें सिल्वर लवण, AgCl। देखिए, सामान्यतया AgBr का ही यूज होता है, AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर क्लोराइड ब्रोमाइड में छांटना होगा तो ब्रोमाइड पे आप टिक मार्क करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है, परंतु अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप सिल्वर का कोई भी लवण ले सकते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा और इस सवाल को नोट जरूर कर लीजिएगा, घुमा सकता है आपको। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। ये सवाल कल मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको आज पुनः बताने वाला हूँ। देखिए, एक तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 और तार का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है। तो हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं। इसका तापक्रम बदले बिना इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, जिससे उसके आयतन में कोई अंतर ना आए, जिससे उसके आयतन में कोई अंतर ना आए। तो क्या कह रहा है, तो उस तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आपने देखा होगा कि जब आप इस तार की बात कर रहे हैं तो तार आपका रहा होगा कुछ इस तरीके से। इसकी लंबाई जो रही होगी L1 और जो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल रहा होगा A1। फिर इधर साइड में देखिए, आपने तार को खींचकर कर दिया दोगुना। तार को खींचकर अगर आपने दोगुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, वो 2L1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 2L1। और आपने देखा कि उसका परिवर्तन नहीं दिखा यहाँ पे आपको, मतलब ये जो आपका क्षेत्रफल है उसमें पता नहीं चला कितना हुआ, तो आप उसको A2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, A2। तो चूंकि देखिए, ये जो A1 है ये तो वृत्त का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो πr² है, और ये जो A2 है ये भी वृत्त का क्षेत्रफल है, मतलब ये भी πr² है। और आप बताइए कि आप बेलन का आयतन क्या जानते हैं,
ये बेलनाकार तार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप बेलन का आयतन क्या जानते हैं, एक बात बताइएगा मुझे, फिर हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। बेलन का आयतन बताइए आप। बेलन का आयतन आप जानते होंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो जब एच नीचे से ऊपर जाता है तो एच होता है, हमने इसको बेड़ा कर दिया है तो यही इसका यल हो गया है, मतलब एच किसके बराबर है, इस यल के बराबर है। और पाई आर स्क्वायर किसके बराबर, वृत्त के बराबर है, तो ए गुणा यल, ए गुणा यल, मतलब बेलन का आयतन होता है ए गुणा यल, ए गुणा यल। तो आप तार के लिए लिख लीजिए सीधे सीधे, तार का आयतन बराबर ए इंटू यल, ए इंटू यल। चलिए अब पहली स्थिति में हम लोग बात कर लेते हैं। पहली स्थिति में क्या होगा, जो पहली स्थिति है, पहली स्थिति में लंबाई बराबर यल1 और परिच्छेद क्षेत्रफल बराबर ए1, ए1, इसलिए आयतन बराबर ए1 इंटू यल1, ठीक है। उसके बाद आप बात कर लीजिए दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में, ठीक है। तो दूसरी स्थिति में आप निकाल लीजिएगा जो लंबाई है, लंबाई उसको यल2 कर लीजिए, और क्या कह रहा है, दोगुनी हो गई है। यल1 का कितना गुना हो गया है, 2 गुना हो गया है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा जी, 2 यल1। ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, क्या लिखा हुआ है समझिए। दो स्थितियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो पहला आपको ये दिया गया था वो हो गया, और दूसरा आपने जो इसकी लंबाई बदली है वो हो गया। और ए2 नहीं मालूम है आपको, कह रहा है इसका आयतन नहीं बदलना चाहिए, इसका आयतन नहीं बदलना चाहिए, तो हम लोग इसी को रूल में यूज करने वाले हैं अपने। तो यल2 बराबर 2 यल1 आपने कर दिया, और जो आपका परिच्छेद क्षेत्रफल है, परिच्छेद क्षेत्रफल ए2, वो आपको मालूम नहीं है, ए2 आपको मालूम नहीं है, तो आप इसका आयतन निकाल लीजिए। ए2 इंटू क्या हो जाएगा, यल2। अब चूंकि आयतन बराबर है, चूंकि आयतन कैसा है, बराबर है, आयतन आपका कैसा है जी, बराबर है। अगर आयतन बराबर है तो आप लिखेंगे ए1 L1 बराबर A2 L2, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, A1 L1 तो वही है, इसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं भैया, बराबर A2 नहीं मालूम है, और ये है आपका 2L1, तो 2L1 को इसके नीचे भेज दीजिए, A1 इंटू L1 बटे 2L1, तो L1 से L1 कट गया, तो जो आपका A2 आ गया या A1 आ गया, A1 के बराबर आपका आ गया 2A2। आप A1 के बराबर लिख सकते हैं 2A2, जहाँ आपको A1 दिखेगा वहाँ आप 2A2 शौक से लिख दीजिएगा, कोई गलती नहीं, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम आएंगे पहली स्थिति में प्रतिरोध, पहली स्थिति में प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध का बात कर रहा है ना वो, तो पहली स्थिति में प्रतिरोध जो R है वो 5 ओम दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको R1 कर लेते हैं, तो R बराबर आप बात कर लीजिएगा रो इंटू क्या होता है, L/A, यही फॉर्मूला होता है ना। तो आपको इसमें 1 1 लगा देना है, 1 1 लगा देना है, तो 1 1 लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा 1 1 1। चूँकि रो निश्चित रहता है, रो नहीं बदलता, इसलिए उसमें 1 मत लगाइएगा। तो R1 का मान हो गया 5 बराबर रो इंटू L1 बट्टे क्या आ गया, A1, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा 5 इंटू A1 बट्टे L1 बराबर रो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप दूसरी स्थिति में चले जाइएगा, दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में ही तो आपसे प्रतिरोध पूछ रहा है ना। तो दूसरी स्थिति में आपसे जो प्रतिरोध पूछ रहा है उसको आप मान लीजिए R2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चूंकि R2 का यहाँ पर भी सूत्र लिख लीजिए, रो तो बदलने वाला नहीं है, रो वही रहने वाला है क्योंकि तार वही है, और आपका आ गया सूत्र में अब L2 बट्टे A2 हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, आप R2 तो पता है नहीं, R2 निकालना है आपको, रो का मान आप पिछले वाले से उठा के रख दीजिए, क्या है रो का मान 5A1 बट्टे L1, मतलब 5A1 बट्टे L1 इंटू
L2/A2 सारे मानों को इसमें रख दीजिए। कौन कौन से मान आपको मिले हैं देखिए, जहाँ A1 था वहाँ पे आपको 2A2 मिला है, और जहाँ पे आपका L2 था वहाँ पे आपको 2L1 मिला है। देख रहे हैं ना, तो इसी बात को आप रख दीजिएगा। क्या करेंगे आप रख कर इसमें देखिए ज़रा, यहाँ से मान को इसमें रखिए। यहाँ पे मैं बगल में करता हूँ और रखता हूँ इसको 5 इंटू A1 की जगह मैं रख देता हूँ 2A2, A1 की जगह मैं रख देता हूँ 2A2, और नीचे मैं L1 को L1 ही रहने देता हूँ, और L2 की जगह हमारा क्या था 2L1 था, और नीचे हमारा आ गया A2। सारे मान आपने निकाले थे, देखिए A2 से A2 कट जाएगा, L1 से L1 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 बराबर 5 चौका 20 ओम। ये आ जाएगा आपका प्रतिरोध R2 बराबर। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे आपको लगाना होगा इसमें, ठीक है। तो आप चाहिए तो यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या रिलेशन निकाल सकते हैं देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या आप निकालेंगे। आपको जब फॉर्मूला लगाना होगा तो आप ऐसे करिएगा, जब तार न बदले, तार न बदले तो, ठीक है, वह आयतन स्थिर रहे, वह आयतन क्या रहे, स्थिर रहे। नहीं भी स्थिर करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, आयतन स्थिर नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो R1/R2, R1/R2 बराबर लगेगा, R1/R2 बराबर लगेगा आपका। देखिए यहाँ से आपने निकाला ना इसको, ये वाला फॉर्मूला देखिए यहाँ से, अगर आप इस 5 को यहीं रोकिए और R2 को इसके नीचे ला दीजिए तो ये नीचे वाले दोनों ऊपर चले जाएंगे, L1A2 हो जाएगा और नीचे A1L2 हो जाएगा, L1A2 और नीचे A1L2, ठीक है। तो आइए पीछे, L1A2 को ऊपर लिख दीजिएगा, L1A2 को ऊपर लिख दीजिएगा और नीचे L2A1 को लिख दीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ L1 व A1 पहली स्थिति में रहेगा, क्या रहेगा, लंबाई और परिच्छेद क्षेत्रफल, और L2 व A2 दूसरी स्थिति में रहेगा, क्या रहेगा, लंबाई और क्षेत्रफल। तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके उस सवाल को डायरेक्ट लगा सकते थे। R1 आपको दिया था, R2 इसमें रखते, L1 उल्टा में रख दिया, क्या यहाँ मैंने L1 रखना था ना, L1 रखना था, L1, तो L1 का मान आपको, L2 का मान 2L1 रखना था, 2 से 2 आपका कट जाता, मतलब L1 से L1 कट जाता, A1 का मान 2A2 रखना था, वो हो जाता, और 5 गुणे 4 इधर 20 आ जाता, ये आपका आंसर हो जाता, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला कब लगेगा, जब आपका तार नहीं बदलेगा तब, आप आयतन बदलें चाहे ना बदलें, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, वो तो आपका रूल निकल ही जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए, तो अब ये रूल लगेगा आपका, इससे आप सवाल को लगा सकते हैं आसानी से। मैंने आपको बता दिया, सवाल आसानी से लग जाएगा। अगर आप इतना बड़ा काम नहीं करना चाहते हैं, सीधा सीधा आप यही फार्मूला यूज़ करिएगा, क्योंकि आप लिखेंगे चूँकि तार नहीं बदल रहा है, इसलिए R1/R2 बराबर L1/L2 A2/A1 हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे आ जाए हम लोग, अगले सवाल को देख लीजिए। जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण को रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। जिंक धातु का आपको कार्बोनेट अयस्क लेना है और आपको धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देना है। तो क्या करेंगे, जिंक धातु का कार्बोनेट अयस्क लेना है, ZnCO3 से आपको निष्कर्षण करना है जिंक का। किसका निष्कर्षण करना है जी, जिंक का निष्कर्षण करना है। तो ये आपको मैं पिछले सेट में बता चुका हूँ, ये कोई नया नहीं है, आपको इसे कर लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसमें, हमने कहा था पहला नंबर आप अयस्क का सांद्रण करिए, अयस्क का सांद्रण करिए, सांद्रण, ठीक है। दूसरा नंबर जो होता है, अयस्क का निस्तापन या भर्जन कीजिए, अयस्क का निस्तापन या भर्जन कीजिए। परंतु जब आप देखेंगे कि यहाँ पर जिंक के पास कार्बोनेट है और कार्बोनेट में पहले से ही आपका कार्बन है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। तो जब आपके पास ऑक्सीजन रहेगा तो हमेशा आप निस्तापन करिए। भर्जन किसका करते हैं, भर्जन सल्फाइड वालों का करते हैं, जिसमें केवल सल्फर होता है। अगर उसके पास ऑक्सीजन है तो आप डायरेक्ट उसका निस्तापन करिए।
निस्तापन की प्रक्रिया में क्या होता है, अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। किसकी अनुपस्थिति में जी, ऑक्सीजन अर्थात वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो उसका ऑक्साइड बन जाता है और CO2 गैस निकल जाती है। कौन सी गैस निकल जाती है, CO2 गैस। तीसरा नंबर जो आपका ZnO बना, इसका कार्बन के द्वारा अपचयन कर दिए, जैसे ही आप पेपर में लिख देंगे, ऐसे ही आप पेपर में लिख देंगे, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही आप इसको पेपर में लिख सकते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए, कहाँ है, तो कार्बन के द्वारा अपचयन से इसका क्या हो जाएगा जी, ZnO + C, तीर के बाद जो आपका कार्बन है ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा और जिंक को छोड़ देगा। इस प्रकार से आपका जिंक हो गया अलग, ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जिंक धातु का निष्कर्षण हो गया, यही आपको लिखना होगा। तो चाहे किसी का भी कार्बोनेट दिया जाए आप यही करेंगे। पहला नंबर जरूर लिख दीजिएगा, अयस्क का सांद्रण, इसका कोई मतलब है नहीं। कार्बोनेट चाहे जिसका भी दिया जाए आप उसका कर दीजिएगा निस्तापन। निस्तापन के बाद आप यहाँ से उसका कार्बन के द्वारा कर दीजिएगा अपचयन, हो जाएगा ना, ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको सल्फाइड अयस्क देता है, सल्फाइड देगा तो आप भर्जन कर दीजिएगा। क्या कर देंगे आप, भर्जन कर देंगे। जैसे ZnS दे दिया आपको, तो आप उसका भर्जन कर देंगे, तो भर्जन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो भी आपका ZnO बन जाएगा और SO2 निकल जाएगा। और तीसरी लाइन वही रहने वाली है, तीसरी लाइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल बदलाव होगा दूसरी लाइन में, जहाँ आप निस्तापन करेंगे या भर्जन करेंगे, ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा कह रहा है कि देखो भैया, हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस बना के दे दो और विरंजक चूर्ण बनाने का दे दो, और केवल रासायनिक समीकरण लिखना बस। क्या लिखना, रासायनिक समीकरण। तो पहला आपसे लिख देना है POP निर्माण, इसका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो सेंटेंस नहीं लिखने को बोलता है ये बोलता है कि भैया केवल रासायनिक समीकरण लिखो। क्या लिखो, केवल और केवल रासायनिक समीकरण। तो आपको क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे आप जिप्सम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिप्सम। डाइहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 H2O है, तो इसी को हम बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं जी, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो इसका 3/2 भाग जल बाहर निकल जाता है और केवल आधा भाग जल निकलता है इसके पास, और 3/2 भाग हिस्सा अलग हो जाता है, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस ये आपका रिएक्शन हो गया। तो अगर हिंदी भी लिखने को आएगा तो कैसे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर, 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर इसका निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है जी, निर्जलीकरण हो जाता है, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या प्राप्त होता है जी, हेमीहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अगला देख लेंगे आप लोग, विरंजक चूर्ण का निर्माण देख लीजिए, विरंजक चूर्ण का। तो विरंजक चूर्ण का आप कैसे करते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर, किस पर जी, शुष्क बुझे हुए चूने पर। देखिए ये आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र है, ये आपका बुझा चूना का सूत्र है, ये बुझा चूना भी है, यही चूने का पानी भी है, याद रखिएगा, और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, चूने का पानी बोलेगा तब भी यही लेना पड़ता है आपको। और इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं जी, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो आपका H2O निकल जाता है बाहर और बन जाता है आपका विरंजक चूर्ण CaOCl2, ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपका रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये बन गया आपका विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण भी हो गया। आप अगर हिंदी लिखना चाहें तो हिंदी भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए हम लोग अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वो हम लोग मिलेंगे कल अगली नई क्लास में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ये आपका आज का होमवर्क है, आप इसको देखेंगे, हल करेंगे। लिखा हुआ है ऑक्सीकरण अभिक्रिया बतानी है आपको, सजातीय श्रेणी बतानी है, और इनकी IUPAC नाम पद्धति आपको बतानी है। जानते हैं ये सवाल 3 नंबर में पूछा गया था, याद रखिएगा, और बाकी दोनों 2-2 नंबर के हैं, मतलब 7 नंबर का टोटल है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, ये आपका सवाल एक तगड़ा वाला है, आप इसको ज़रा लगाइएगा और बताइएगा हमें कि आप क्या लगा सकते हैं इस सवाल में, कितना लगा सकते हैं, और हमें बताइएगा
इस सवाल का आंसर आपका आ क्या रहा है। ठीक है, चलिए तो बस इतना ही, मिलेंगे अब कल की क्लास में।